जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी के कई एग्जाम कंटिन्यू हैं, उसी के लिए हम लोग ये पीवाईक्यू की सीरीज शुरू किए हैं। हालांकि यहाँ हिस्ट्री के जो पीवाईक्यू हैं वह पीसीएस में भी काम आएंगे, वह आरओ एआरओ में भी काम आएंगे। यानी कि जहां जहां हिस्ट्री आती है और इस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम में ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। बाकी जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी के ही पीवाईक्यूज हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे बल्कि उनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन से हम उसकी पूरी हिस्ट्री निकालने का प्रयास करेंगे। वहां जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं मैं वहां आपको बताता रहूंगा। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उनमें जो नई चीजें आज मिले वह नोट करते रहिएगा। और इसमें लगभग 500 प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और उनसे हम पूरी हिस्ट्री को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। आप टेस्ट के तरीके से ले सकते हो, आप रिवीजन के तरीके से ले सकते हो और आप प्रैक्टिस के तरीके से ले सकते हो। जैसे चाहो वैसे इस वीडियो को ले सकते हो। 50 क्वेश्चन रोज करेंगे और हम 11 दिन में 10-11 दिन में सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटी, आपका कंप्यूटर, यूपी स्पेशल सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उम्मीद है आप विजिट करेंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। शुरू करते हैं इतिहास का पहला टॉपिक, जिसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। ये आरओ एआरओ वाले भी देख सकते हैं, पीसीएस वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, फैक्ट आते हैं। और इसमें पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, तो दयाराम साहनी नहीं होगा। अलेक्जेंडर कनिघम भी नहीं होगा। वीएस वाकड़कर और आरडी बनर्जी, तो इसका आंसर होगा वीएस वाकड़कर। आप रिवीजन के मोड में देख सकते हैं। अगर आपने ये 500 प्लस क्वेश्चन कर लिए तो आपका पूरा रिवीजन आपको समझ में आ जाएगा। आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपको और ज्यादा कहाँ फोकस करना है, सब कुछ। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। भीमबेटका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में है, आपको ये पता होगा। और क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो सीधे रिपीट होंगे या घुमा फिरा के क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इन्हें 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया था। तो ये स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन लोअर पीसीएस के एग्जाम के जैसा हुआ या पीसीएस में भी एग्जाम होता है तो आरओ एआरओ में एग्जाम होता है, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? इसी को 3 स्टेटमेंट में डाल दिया जाएगा। भीमबेटका गुफाओं के बारे में पहला स्टेटमेंट ये होगा, दूसरा स्टेटमेंट मध्य प्रदेश वाला होगा, तीसरा स्टेटमेंट यूनेस्को वाला होगा। और यही वन लाइनर आपका 3 स्टेटमेंट पीसीएस लेवल का, यूपीएससी लेवल तक का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मत सोचो हिस्ट्री इसकी अलग है उसकी अलग है। आप जितने पीवाईक्यू हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, 3 विषय के, तो जितने पीवाईक्यू आपको मिलते हैं इन सबको अगर आप देखते रहेंगे तो आपका एग्जाम बेहतर होता रहेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? ब्रॉन्ज युग, पैलियोलिथिक युग, आयरन या स्टोन? तो आपको पता है स्टोन एज तो इससे पहले की है, हड़प्पा सभ्यता से पहले स्टोन एज थी। आयरन एज हड़प्पा सभ्यता के बाद वाली आयरन एज थी। हड़प्पा से बाद वाली आयरन एज थी, जिसमें आप वैदिक काल कहते हो। इससे पहले स्टोन एज थी। पैलियोलिथिक एज भी इसके पहले ही थी। तो बचा क्या? ब्रॉन्ज एज बचा। हड़प्पा के समय ब्रॉन्ज युग, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग कहा जाता है। आयरन हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, उसके बाद आया है, ये प्रमाण मिलते हैं। अभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कांस्य युग से संबंधित है। इस काल के लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य, ये आपका साइंस का क्वेश्चन बनेगा। कांस्य कैसे बनता है, कांसा कैसे बनता है, ब्रॉन्ज कैसे बनता है? तो तांबा और टिन मिलाकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ब्रास कैसे बनता है और एक ब्रॉन्ज कैसे बनता है। ये 2 क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं, इन दोनों के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। तो तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनता है, ठीक है। और ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये तो आपको पता है। फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है, एक यहाँ से स्टेटमेंट, एक यहाँ से स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? मैंने अभी बोला कांस्य था, सोना था, तांबा था, लोहा नहीं था। लोहा इसके बाद वैदिक काल में आया, वैदिक पीरियड में लोहा आया, ठीक है।
लोहा ध्यान रखिएगा, ये लोहा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं, एक लोहा, एक घोड़ा और एक गाय। ये तीनों के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और स्पीड ज्यादा इसलिए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और ये रिवीजन मोड में है। आप चाहें तो स्पीड कम ज्यादा लग रही है, क्वालिटी कम ज्यादा लग रही है, यहाँ सेटिंग में ऊपर जाकर के उसको अपने हिसाब से सुधार सकते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा आयरन का उपयोग नहीं किया गया था। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ना कि आयरन युगीन। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। और इस वीडियो से जो हम 500 क्वेश्चन प्लस करा रहे हैं, इससे बहुत कुछ फायदा होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। कई क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाएंगे और कई इनडायरेक्टली मिल जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? कोटवीजी नहीं, मोहनजोदड़ो यस, रोपड़ नहीं, कालीबंगन नहीं। तो आपको पता है मोहनजोदड़ो से नृत्य करने वाली लड़की, डांसिंग गर्ल, इंग्लिश में भी लिख के आ सकता है। कैसे? ये लिख के आ सकता है, ये डांसिंग गर्ल। हाँ, नृत्य करने वाली लड़की नहीं लिखा होगा, ये हिंदी में लिख कर आएगा, तब भी आप समझ जाइएगा डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? इस समय पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। इसको बनाने में लास्ट वैक्स तकनीक या मोम ढलाई विधि, दोनों याद रखिएगा, इंग्लिश में भी आ सकता है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। अब देखो, अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था किसने खोज की थी, जब भी हम पढ़ेंगे तो उसकी खोज किसने की थी ये हम देखते रहेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट करते रहिए, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा, अन्य लोगों को भी फायदा हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? संक्षिप्त यहाँ पे लिखा है, देखो वर्ड्स पकड़ो, वर्ड्स संक्षिप्त। तो संक्षिप्त खुदाई सर अलेक्जेंडर कनिघम के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए नया हो। अलेक्जेंडर कनिघम 1814 से 1893 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक प्रमुख रहे और वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मुहर पाई थी। कनिघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, जबकि हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी 1921 में की थी। ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ से स्टेटमेंट ही मिलते रहेंगे, तो पीसीएस वालों, आरओ एआरओ वालों रिवीजन करते रहो, आपको भी फायदा यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो संक्षिप्त खुदाई आ जाएगा तो अलेक्जेंडर कनिघम, और वैसे हड़प्पा स्थल की खुदाई दयाराम साहनी 1921। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने रिवीजन किया होगा तो चीजें समझ आ रही होंगी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? लोथल, कोटवीजी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही वो एक मूर्ति है ना, ठीक है, मूर्ति है, आप देखे होंगे उसमें ऐसे ऐसे वो पहने हुए हैं कपड़े, तो उसी की बात हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या, ये भी एक बार पूछा गया है। तो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला। यहाँ से पुजारी राजा की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 राखल दास बनर्जी ने की। यहाँ से क्या क्या मिला है, एक ही जगह पर रिवीजन हो जाएगा। विशाल अन्नागार, स्नानागार, कांसे की नाचती हुई लड़की, सॉरी हो जाता है, आपसे भी होता होगा। कांसे की नाचती हुई लड़की वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, तो स्पीड में पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा। अब देखो राखल दास बनर्जी 1922 फिर से रिवाइज हुआ, तो अब आपका काम सिर्फ इतना है, पीवाईक्यू लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, फिर आप देखो कहाँ पर आपका वीकनेस है, उन पॉइंट्स को रिवाइज करो, उन पेपर्स को, उन नोट्स को निकाल कर रिवाइज करो। जितने क्वेश्चन लगा सकते हो, जितना पीवाईक्यू लगा सकते हो उतना लगाओ। पुजारी राजाओं की मूर्ति पता चल गई, सिंधु नदी के किनारे, ये ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे नहीं है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ फर्जी की कोई बात नहीं होगी। 7 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो अभी हमने बात की, रहने की जगह नहीं, पसंदीदा शहर नहीं, एक बाजार नहीं, माउंट ऑफ द डेड, डेड से पकड़ो, डेड, मृतकों का टीला,
डेड, मृतकों का टीला। अब देखो इंग्लिश में लिख दिया और वो भी ग्राम विकास अधिकारी में। इंग्लिश में मैं क्यों कहता हूँ, इंग्लिश में भी याद रखो, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। 8 नंबर प्रश्न, यूपी स्पेशल 300 क्वेश्चन की मैराथन पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह विजिट करिए। बनावली, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर, वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हरियाणा बनाली, हरियाणा बनाली, हरियाणा बनाली, पंजाब से अलग करके हरियाणा बनाली, मैंने ऐसे याद किया, आप भी याद कर सकते हो। गुजरात नहीं, राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश नहीं। गुजरात में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल और धौलावीरा। ठीक है, आइए विस्तार से पढ़ लेते हैं। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर, वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। यह किस नदी के किनारे है? तो रंगोई नदी। ये पूछा जाता है, कौन किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी। अगर 4-5 भी आपको याद रहेंगे, चीजें इजी हो जाएंगी। मोहनजोदड़ो बता दिया, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा बता दिया, रावी नदी के किनारे। बनावली बता दिया, रंगोई नदी के किनारे। ठीक है, इस पुरातत्व स्थल की खोज 1974 में बनावली किसने खोजी थी? R.S. विस्ट ने। कब खोजी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसने खोजी। पूछ तो ये भी सकता है, एक तरफ शहरों के नाम और दूसरी तरफ उनका ईयर, कब डिस्कवर किया गया उन्हें। ठीक है, यहाँ से मिला क्या है? तो मिट्टी का बना हल मिला हुआ है बनावली से। ठीक है, हल बना ली, हल बना ली, हरियाणा बना ली, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, वहां लिंक मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपकी आंखों के सामने होगा, बस आप दिमाग में लाकर उसको टिक कर दो। राखी गढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा में है। तो हरियाणा में भी 2 हैं, कौन कौन से? बनाली और राखी गढ़ी। ठीक है, गुजरात में अभी मैंने बता दिया धौलावीरा लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा को कालीबंगन भी कई बार लिख देते हैं। बनावली राखी गढ़ी हरियाणा में, धौलावीरा लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली हुई है? पशुपति मुहर बनावली नहीं, कालीबंगा नहीं, लोथल नहीं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से 3-4 चीजें बहुत ही फेमस मिली हुई है। कुछ चीजें अभी पढ़ के आए थे, कुछ चीजें अभी देख लेंगे। पशुपति मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। सैंधव कालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। यहाँ से बृहत स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, जो अभी पुजारी राजा पढ़ के आए थे वही है ये, और नर्तकी की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति, और यहाँ अन्नागार भी मिला हुआ है। ठीक है, 3-4 चीजें यही रिपीट होकर पूछते रहते हैं ये लोग। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृद भांड के भंडार शामिल है? न्यू क्वेश्चन होगा आपके लिए शायद, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। हाकरा मृद भांड जो है सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट है, यानी हड़प्पा जब पीक पर था उससे पहले यहाँ की बात हो रही है। तो राखी गढ़ी, रोपड़, कालीबंगन, धौलावीरा, तो ये राखी गढ़ी की बात हो रही है। और राखी गढ़ी कहाँ है? तो राखी गढ़ी आपका है हरियाणा में, अभी देखकर आए थे, राखी हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान, धौलावीरा आपका गुजरात, रोपड़ कहाँ है ये आप बताइएगा। भारत में हरियाणा के राखी गढ़ी में और भिराना जैसे स्थलों में हाकरा मृदभांड पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बस्तियों के बसावट के प्रमाण मिले हैं, यानी हड़प्पा से पहले भी यहाँ बस्तियों की बसावट थी शुरुआती चरणों से पहले। ये भी स्टेटमेंट बढ़िया है, ये बन सकता है स्टेटमेंट आपका। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो रोपड़ था। कहाँ है अभी देख लेते हैं, रोपड़। आइए देख लेते हैं, हमारे लिए एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का ऐसा सैंधव स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन प्राप्त हुआ, यानी 1947 के बाद की बात हो रही है। 1947 के बाद पहला उत्खनन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1953-56 में। आज इसका नाम है रूपनगर, रोपड़ से बन गया रूपनगर। किसने किया था? तो यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी विस्तृत खुदाई करवाई। यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। क्वेश्चन बन सकता है कहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, तो वह होगा रोपड़। ठीक है, रोपड़। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपके लिए कुछ स्टेटमेंट इसमें, कुछ पॉइंट्स इसमें नए हो तो उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन रोपड़
पंजाब, सतलज नदी, आधुनिक रूपनगर और यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ? तांबा, ताम्र, ठीक है, ये पेट में ही आया था कि मैंने पेट दिया था तो शायद मेरे ही पेपर में था ये, तो मैंने जैसे तांबा ताम्र देखा मैंने सोचा इतना इजी पेपर आता है, ये मेरा पहला पेट था शायद, तो मैंने सोचा इतना इजी कौन देता है पेपर, इट्स माय फर्स्ट पेट। 2021 वाला मैंने नहीं दिया था, तब मैं कुछ और करना था। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद शुरू होता है, ठीक है, प्री, फिर मिडिल का आता है, फिर नव न्यू, फिर उसके बाद ताम्र पाषाण आता है, ठीक है, और फिर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है, जो कांस्य युग इंडस वैली वाला है उसी का। इस काल में पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार, तांबे का मतलब ही है तांबा, तांबे का ही, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना कब से कब तक, ठीक है, बाकी ये तांबा ताम्र तो आप निकाल ही लोगे। हड़प्पा के एक बंदरगाह का निर्माण, सॉरी नाम, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम, सिकंदरिया। तो क्या होगा इसका? ये अपना प्यारा भारत है तो लोथल यहाँ पर है, ठीक है, और यहीं से हम इधर व्यापार करते थे, तो उस समय बंदरगाह हुआ करता था, समझ रहे हो आप? तो हम कितनी पुरानी सभ्यता हैं, हम क्या थे क्या हो गए। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, आज भी हम इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार, हम मतलब भारत सरकार लोथल को फिर से आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर, देखो कोई भी हड़प्पा स्थल है उसमें 4 चीजें याद रखो, स्थल किस स्टेट में है, कहाँ, ठीक है, किस नदी के तट पर है और किसने खोज की, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ से क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला है, ये 4-5 चीजें एक लिस्ट बना लो, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसकी खोज 1954 रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट बन सकता है, किस स्थल को लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, गोदीवाड़ा का ही नाम बंदरगाह है। लोथल को एक लघु मोहनजोदड़ो के नाम से मिलता है। जो भी मैं ये करता हूँ हाईलाइट, वो एक स्टेटमेंट होता है आपके लिए, ठीक है, आरओ और पीसीएस वालों। पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या, बताओ, आरओ में नहीं आते हैं क्या? लेकिन उन्हें लगेगा ये यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन है, तो मैं क्यों करूं, यही सबसे बड़ी समस्या है। आपके हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन, यूपीएससी के भी क्वेश्चन करने चाहिए, वहां से एक कठिन वाले क्वेश्चन पता चल जाएंगे। पीसीएस वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, पीसीएस वाले यूपीएससी भी करें और छोटे वाले दोनों करके पूरा विस्तारित होकर आपका पूरा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, 3 की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों करना चाहिए आपको। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? अभी तो ऊपर देख कर आए थे, लोथल रंगनाथ राव, रंगनाथ राव की जगह SR राव, SR राव। अब देखो राव पकड़ लेना वरना ये घुमा देंगे आप, रंगनाथ राव या SR राव। विष्ट नहीं होंगे, राखलदास बनर्जी नहीं, दयाराम साहनी नहीं। चलिए 15 नंबर पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल कांस्य प्रतिमा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। अभी तो देख कर आए थे मोम लोपी, ये इजी है, जो इजी है वो आगे बढ़ते हैं स्पीड में, और जो टफ है उसमें हम रुकते हैं, ठीक है। तो डांसिंग गर्ल, मोम लोपी ढलाई मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, जो नया है उसमें रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा? हिंदी, हिंदी तो आज है, अलहिंद, हिंदवी, हिंदवी, हिंदवी। नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, आप इसको रट लें। 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। क्या कहा था? हिंदवी कहा था। आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, नोट्स निकालें, क्वेश्चन छाप लें उसमें, क्योंकि अगर आ गया तो 1 नंबर बेफालतू का गलत हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से
किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? और मैंने अभी 3 शब्द बोले थे हड़प्पा सभ्यता के लिए, लोहा, घोड़ा और गाय। ये 3 शब्द अच्छे से याद कर लो। तो गाय जो है ना, गाय का जो चित्र है वह मुहरों पर नहीं मिला है। हड़प्पा संस्कृति की मुहर टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया है। इस काल की मोहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय, आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं को लिखा गया है। इस पर बैल, गैंडा, हाथी किसके चित्र मिले हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बैल, गैंडा, हाथी 3 के। टेराकोटा क्या है? पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां वगैरह टेराकोटा है। तो बैल, गैंडा, हाथी, इन 3 के, बैल, गैंडा, हाथी 3 के मिले हैं चित्र। गाय का चित्र नहीं मिला है, घोड़े का चित्र नहीं मिला है। 18 नंबर प्रश्न। हड़प्पा से एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है ज्यादातर एग्जाम्स में। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ध्यान से सुनना, बाकी सब नगर 2 भाग में, बाकी सब अधिकतर नगर 2 भाग में विभाजित थे। एक धौलावीरा है जो 3 भाग में विभाजित था, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है धौलावीरा कहाँ है? ये पूरा अपना भारत है, धौलावीरा यहाँ पर है कहीं? तो धौलावीरा 3 पार्ट में विभाजित था। ठीक है, धौलावीरा के बारे में पढ़ लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ वाले रण में है। कच्छ वाला जो है मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। तो कच्छ के रण में भी एक द्वीप है, क्या नाम है उसका? खादिर। ये 3 भागों में विभाजित है इसका शहर। जैसे बाकी में क्या होता था, एक तरफ निचला और एक तरफ ऊंचा, मान लो एक तरफ अमीर एक तरफ गरीब, लेकिन यहाँ 3 भाग में विभाजित है। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई है। स्टेटमेंट बनेगा तो नगर के मध्य भाग को पुर की संज्ञा दी गई है। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ये ध्यान रखना, भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर। इसकी खोज जेपी जोशी 1967-68 में की थी। धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जलाशय 2 जगह से मिला है, एक धौलावीरा, एक मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 2 जगह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र तो मगध इसके बाद आता है। तो इसमें कुछ नया है? ठीक है, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई। अध्यक्ष मोगली थे, शासक अशोक था। बाकी हम आगे पढ़ेंगे महाजनपद वाले पार्ट में। 20 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। क्या उसमें कपास होती थी? उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किए? बिल्कुल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल कहाँ से आ गया भाई साहब? नहीं। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। घोड़ों को बड़े पैमाने पर नहीं पालते थे। पहला सही है कि भाई कॉटन यानी कपास यानी कि कपड़े थे इनके पास। मोहनजोदड़ो व अन्य स्थलों से पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि सिंधु के लोग द्वारा कपास की खेती की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण में, मतलब कपड़े भी वो पहनते थे। तो मशीन थी क्या? ऐसे कपड़े, कपास से कपड़े कैसे बनाए जाते थे? कितनी टेक्नोलॉजी होगी उस समय, कितने अच्छे मकान थे। इस सभ्यता की परिपक्वता के चरण में कम से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ इससे पहले का भी है और इसमें भी स्थल मिलता है। पूरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की। हड़प्पाई लोगों के यहाँ से गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों आदि की जानकारी मिली है। अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बर्तन, ना कि लकड़ी के। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने के प्रमाण नहीं मिलते। इसीलिए मैं 3 शब्द यूज करता हूं बार बार, गाय, लोहा और घोड़ा। इन तीनों पर प्रश्न आ चुका है अभी देखो।
काय पर भी आ गया, लोहे पर भी आ गया, घोड़े पर भी आ गया। ये 3 याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। तो घोड़े का प्रमाण मिलता है लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। और कुछ लोग अभी भी ये मानते हैं कि घोड़े का प्रमाण नहीं मिला है। दो टाइप के इतिहासकारों में अभी भी, समझ रहे हैं आप ना, रस्साकसी चल रही है कि घोड़े का प्रमाण मिला है या नहीं मिला है, माना जाए कि ना माना जाए, बड़े पैमाने पर माना जाए कि नहीं माना जाए, तो वो सब चीजें चल रही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? बनावली, सुतकंग, गेंडोर, चनुदड़ो और सुरकोटदा। तो ये कहाँ मिला है? डी, सुरकोटदा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़े वाला प्रश्न, घोड़ा, गाय, लोहा, 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। घोड़े की अस्थियां और एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से सावधान की एक नई विधि कलश सावधान, ये भी ध्यान रखना, कलश सावधान का उदाहरण कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा गुजरात से मिला है। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष यानी मिट्टी की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। घोड़ा, लोथल और सुरकोटदा याद रखिएगा। कलश सावधान का उदाहरण सुरकोटदा याद रखिएगा। तो ये तुम्हारे 21 प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 21 प्रश्न से आपका जितना इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का, सिंधु घाटी सभ्यता का पॉइंट है वह क्लियर हो चुका होगा और आपको समझ में आ गया होगा आप इसमें स्ट्रांग है या वीक है। इस 21 में आपके कितने सही हुए ये आप बताइएगा। अब चलते हैं वैदिक सभ्यता की तरफ। हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक से मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है। 50 क्वेश्चन रोज। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त किसमें है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद में है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभक्त था। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। 23 छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? केवल गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ, केवल ब्रह्मचर्य संन्यास, केवल गृहस्थ और वानप्रस्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद जो है उसमें से 2-3 उपनिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मंडूक उपनिषद है, एक छांदोग्य उपनिषद है। तो ये ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ की बात करता है, चौथे आश्रम की बात नहीं होती है यहाँ। ठीक है, पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। छांदोग्य उपनिषद में मुख्यतः 3 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ का उल्लेख है। इस उपनिषद में संन्यास आश्रम का अभाव है, जबकि जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। तो ये आप जैसे क्वेश्चन देखते आप ई की तरफ जाते, क्योंकि आपने हमेशा 4 आश्रम पढ़े हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। जबकि ये क्वेश्चन ट्रिकी है और ये पेट में ही 2025 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। तो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम हैं और जाबाल उपनिषद में 4 आश्रम है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? भजन या हाइम्स बोलते हैं। तो 1800 नहीं, 1500 नहीं, 1000 नहीं, 1028 सूक्त भी बोलते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। पुराना वैदिक ग्रंथ है, ये तो आपको पता ही है। ऋग्वेद में ऋचाओं का उच्चारण करने वाले को होत्र कहा जाता है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में बन सकता है, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है होत्र। होत्र किसे कहते हैं? ऋग्वेद में ऋचाओं का जो उच्चारण करते हैं उन्हें होत्र कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुप्त अनुष्ठान। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको पता होगा। किसी के पास बैठना, समीप बैठना, तो पवित्र छंद, ईश्वर की शिक्षाएं। तो समीप बैठना इसका होता है आंसर। क्या होता है? गुरु के समीप बैठना या किसी के पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना या किसी के पास बैठना। यह संस्कृत के 3 शब्द उप नि सद से मिलकर बना है और ये आपका संधि विच्छेद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका उपसर्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ये आपका प्रत्यय में क्वेश्चन हो सकता है पूछ दिया जाए, क्योंकि उप प्लस नी प्लस सद, तो उप नी सद, उप मतलब समीप, नी मतलब जिसके प्रति निष्ठा हो, सद मतलब बैठना। 26 वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन सम नो वरुण को निम्नलिखित में से इस संगठन द्वारा अपनाया गया था? भारतीय वायुसेना, सोसाइटी फॉर मरीन रिसर्च एंड कंजर्वेशन, रीफ फॉर वाच मरीन कंजर्वेशन, भारतीय नौसेना। तो आप देख रहे हैं मरीन मरीन की बात हो रही है, यानी कि नौसेना, हमारी जल सेना, हमारी सम नो वरुणा जल सेना या नौसेना अपनाती है। सम नो वरुणा, क्योंकि वरुण जल देवता के रूप में शुभ माने जाते हैं, जल के देवता वरुण कहा गया है, इसीलिए सम नो वरुणा यह वाक्य भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपका फैक्ट याद हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, वेदांग। उपनिषद किसे कहते हैं? वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। जितने विदेशी लोग आज ज्ञानी बने घूम रहे हैं, तब वह कुछ थे नहीं, तब हमारे यहाँ इतनी साहित्य की रचना हो चुकी थी, इतना वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, वेदांग, न जाने कितना सब लिखा जा चुका था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र, न जाने क्या क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तब इतने बढ़िया बढ़िया मकान हुआ करते थे। उपनिषद वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इस कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनेगा, वेदांत उपनिषद को बोलते हैं और क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, तभी मुझे याद आ जाता है कि कहीं तो बना था, ये नहीं याद है कहाँ बना है, लेकिन क्वेश्चन कहीं तो पूछा गया है कि वेदांत उपनिषद को कहते हैं। उपनिषद वैदिक ग्रंथ है, वेद 4 हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो अभी हम ऊपर 2 उपनिषद पढ़ के आए थे और एक मुंडको उपनिषद जो मैंने वहां बताया था वह भी इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 28 नंबर क्वेश्चन, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती, दृशद्वती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त, इंद्रप्रस्थ, वर्णावत, तक्षशिला। तो ये ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ऋषि मनु के ग्रंथ मनु स्मृति के अनुसार ब्रह्मवर्त सरस्वती और दृशद्वती नदियों के संगम पर स्थित था। ब्रह्मवर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, हम खुद से नहीं पढ़ेंगे चीजें, हम बस 20 सेकंड का वीडियो देखेंगे और उससे अपने जीवन का निर्वाह करना शुरू कर देंगे। आप पढ़ने योग्य लोग हो, आप पढ़ने वाले लोग हो, जब भी आपको कुछ बताया जाए, आपको कोई डेटा कोई बता रहा हो, आप स्वयं से उस डेटा को चेक करिए, आप स्वयं से उस चीजों को चेक करिए। आपको समझदार लोग हो, आप फैक्ट खुद से देखिए। आप क्यों किसी वीडियो के माध्यम से चीजों को देखना चाहते हो? जैसे मनुस्मृति के बारे में जो फैलाया जाता है, मनुस्मृति आपने कहीं नहीं सुनी होगी, सिर्फ नेताओं के मुखार बिंदु से उसका प्रकट हुआ होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी के घर में मनुस्मृति है। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत गीता है, आपने सुना होगा रामायण है, आपने सुना होगा श्री रामचरितमानस है। सही बताइएगा कि कभी आपने सुना फलाने के घर में मनुस्मृति है? नहीं सुना। ये सिर्फ नेताओं के द्वारा फैलाए गए विचार तोड़ने के प्रचार के तहत ये सब चीजें होती हैं। अगर आपको मनुस्मृति से दिक्कत है, एक बार वो बैठिए, मनुस्मृति पढ़िए और फिर डिसाइड करिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। जो भी आप नहीं पढ़ते हैं, जैसे कोई कहता है इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, आप समझदार हैं, आप खुद से सर्च करिए, आप खुद से डेटा निकालिए, आप खुद से पढ़ना शुरू करिए। मोदी जी या प्रधानमंत्री फलानी जगह गए, सब बेच आए, आप समझदार हैं, आप खुद से डेटा निकालिए कि वहां क्या हुआ, कैसे हुआ। इन वीडियो चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, चाहे हर समय सरकार की जिंदाबाद करने वाले हों या हर समय सरकार का बुरा करने वाले हों, दोनों की बातों को सुनने से अच्छा है आप समझदार हैं, खुद से फैक्ट चेक करिए। आपको समझ आएगा कि देश को तोड़ने के लिए इतने वर्षों से लोग प्रयासरत हैं, लेकिन देश हमारा नहीं टूट पाया, क्यों? क्योंकि समझदार लोग हैं। आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आप
किसी भी वीडियो पर यकीन करने से पहले ये सोच लें कि फैक्ट क्या है, सच क्या है, कि हमें बरगलाया तो नहीं जा रहा, हमें तोड़ा तो नहीं जा रहा। बस लेक्चर देने का मन नहीं था, लेकिन जब ये 20 सेकंड की वीडियो आती है और कुछ भी कोई देखता है, और सबसे बड़ी दिक्कत आप 20 सेकंड देखते रहते हैं और एल्गोरिथम आपको वैसे ही चीजें दिखाता रहेगा है और आपकी दिमाग को वैसे ही बना देता है। फिर आप बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे सिर्फ और सिर्फ एक तरफ बहना शुरू कर देते हो। ये आप समझदार लोगों से तो इसकी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप किसी भी बात को सुनने से पहले फैक्ट चेक करिए, उसको खुद से देखिए कि आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार बना है। व्यास और सतलज हैं जिनके बारे में कहा गया है। किसी क्लास में हमें लगता है इसकी कहानी भी है, विश्वामित्र और व्यास और सतलज के बीच कहानी किसी किताब में मैंने पढ़ी थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 33वें सूक्त में ऋषि विश्वामित्र और व्यास सतलज नदियों के बीच संवाद का वर्णन है। आज जो एल्गोरिथम सबके सामने आ गई है ना, ये बहुत भयानक है। आपने देखा होगा जंतर मंतर पे जो कहानी चल रही थी, एक व्यक्ति वैसे ही बन गया कि हाँ वो बहुत सही है, एक व्यक्ति वैसे ही बन गया कि वो देशद्रोही है। क्यों? क्योंकि आप जैसे वीडियो देखते हो वैसे वीडियो दिखाए जाते हैं आपको एल्गोरिथम के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक के, यूट्यूब के द्वारा, और आप वैसा ही दिमाग बना लेते हो। बीच में रहिए, ना इधर ना उधर, खुद के दिमाग का हमेशा इस्तेमाल करिए। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद। यजुर्वेद जो है वह एक गद्य कृति है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यजुर्वेद गद्य और पद्य मिश्रित है। इस वेद में कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अध्र्यु, अध्रव्यु, अध्यर्यु, ये जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियमों, विधि विधान का संकलन है। यज्ञ के नियम क्या होंगे, विधि विधान क्या होगा, उसके बारे में यजुर्वेद में लिखा हुआ है। ये गद्य और पद्य मिश्रित है। इसके दो भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। आप जैसे हिंदी के महीनों को जानते होंगे, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। बच्चे का विवाह किया जाता है। तो ये आंसर होगा बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इसे उपनयन समारोह या उपनयन संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं, सत रज तम। 3 धागे सत रज तम का प्रतीक माना जाता है। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता है। कोई भी जन्म से द्विज नहीं होता है। जो उपनयन संस्कार कराता है, जो ज्ञानी है, जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, वह द्विज है। बत्तीस नंबर प्रश्न, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है? अभी हम पढ़ के आए थे मुंडकोपनिषद, तो ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखना, एक मंडूक आएगा, मंडूक और मुंडको, कभी कभी, क्योंकि अब आपके 5 आ गए हैं, ई भी आता है, इनमें से कोई नहीं, तो स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। मुंडको उपनिषद है, ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। आप लोग पढ़ना शुरू करिए, जिनको भी दिक्कतें हैं वह पढ़ना शुरू करें। हम कोई लोग पढ़ते नहीं है, कोई नहीं पढ़ते हैं, बस हम वीडियो देखते हैं और अपनी मनस्थिति वैसी बना लेते हैं कि ये ऐसे, वो ऐसे, फैलाना ऐसा, दिमाग का ऐसा, मोदी जी ऐसे, राहुल गांधी वैसे, अखिलेश वैसे, ये वैसे, वो। हम पढ़ते नहीं है, न न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न किताबें पढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण कहते हैं, संहिता कहते हैं, आरण्यक कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तो इसे ब्राह्मण कहते हैं। किसे? वेदों के गद्य प्रकरण को। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। ब्राह्मण का शब्द आप यहाँ पर समझ सकते हैं क्या है।
आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला। अरण्य आप जानते हैं वन होता है। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। जो जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है उन्हें क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग, सांख्य, वेदांत या उपनिषद? तो उपनिषद है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है कि ज्ञान। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा के स्वभाव संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। हम पढ़ते हैं क्या? नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारासिकोव ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से किया। तो सिर्रे अकबर दारासिकोव ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमें संस्कृत ही नहीं आती है, संस्कृत कोई पढ़ता ही नहीं है, तो ये उपनिषद कैसे पढ़े जाएंगे? ये वेद कैसे पढ़े जाएंगे? विदेशी लोग आए, किताबें ले गए, महान बन गए, हमने अपने ही घर का ज्ञान नहीं पढ़ा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण, अग्नि, शिव, इंद्र। दूसरे नंबर पर अग्नि आते हैं। ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। 10 मंडल, 128 सूक्त, 10,580 ऋचाएं। इनके पढ़ने वाले लोगों को होता या होत्र कहते हैं। सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वैदिक देवता इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। तो इंद्र ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं देवता, क्योंकि वह वर्षा कराते थे। 36 नंबर प्रश्न, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के? नहीं, वर्षा चक्रवात। तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म कोई एक पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, एक विचार है। हमने जिसको भगवान माना उसका कोई ना कोई कारण है, उसमें साइंटिफिक रीजन है। हम जब भी कहते हैं पलथी मार के खाना खाना चाहिए जमीन में, उसका रीजन है। एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें जो भी होता है उसमें अधिकतर कुछ ना कुछ रीजन होता है और अच्छा रीजन होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, नीम नहीं काटना चाहिए, तुलसी, सबका रीजन है। एक बार आप उसको पढ़कर समझ कर देखिए, सनातन धर्म से साइंटिफिक धर्म कोई नहीं है। सब जगह आप कह सकते हो क्यों होता है, और इसका उत्तर मिलेगा अगर आप ढंग के व्यक्ति के पास बैठेंगे। आज जितने बाबा हैं उसमें से आधे तो कुछ भी बोल रहे हैं, उनके पास रीजन नहीं होता, फिर आप एक ही बार में सबको रिजेक्ट कर देते हो। लेकिन जिस दिन आप ढंग के व्यक्ति के पास बैठेंगे वो आपके सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे और आपको समझ आएगा कि हाँ बात तो है। क्योंकि जो सच्चाई वाला है वह फेमस नहीं हो पाता। आजकल टीचर्स भी आप देखते हैं कौन फेमस होता है? जो ज्ञान दे ले, ऐसे वाले जो वायरल हो, क्लिप काटे। अब जो ये नहीं कर पाते हैं वह फेमस नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा अपना विचार बदलिए और समझने का प्रयास करिए चीजों को, क्योंकि देश है तो सुरक्षित है, वरना पड़ोसी जो अलग हुए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या हालत, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, सीरिया, लेबनान, यहाँ सभी जगह लड़ाइयां क्यों हैं? सोचेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबको पता है, ऋग्वेद। आज ज्यादा ज्ञान हो गया, सॉरी माफ करिएगा, लेकिन हाँ जब ये पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो आपको भी ये सब समझ में आएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, सब में अपराध और अपराधी का जिक्र सब में आता है। इतिहास आपने पढ़ा है, एक समय बताइए जहां मनुस्मृति के द्वारा शासन होता था। कभी नहीं हुआ। अशोक ने नहीं किया, हर्षवर्धन ने नहीं किया, कनिष्क ने नहीं किया। कब मनुस्मृति का शासन था? कभी नहीं था। फिर भी आपको बरगलाया जाएगा कि देखो मनुस्मृति आ जाएगी। मतलब कभी आपने सुना है किसी के द्वारा? सिर्फ नेताओं के, वो भी वह नेता जो तोड़ना का प्रयास करते हैं कि तोड़ो, मनुस्मृति लाओ और इनको आपस में तोड़ दो। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा,
रचित ग्रंथ है, राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली, सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है, लेकिन आपको कभी इतिहास में नहीं मिलेगा कि कब मनुस्मृति का शासन था। बस ये लिखा होता है, क्यों किसके घर मनुस्मृति है, किसी के घर नहीं है। कोई मैंने तो 20 साल का हो गया था तब भी मनुस्मृति का नाम नहीं सुना था। पहली बार विपक्ष के नेताओं के मुंह से सुना कि ये भी कुछ होता है। हम श्री रामचरितमानस का पाठ करने वाले लोग हैं, रामायण का पाठ करने, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत को अंगीकार करने वाले लोग हैं। मनुस्मृति तो विपक्ष ने फेमस कर दिया कि ऐसा भी कोई ग्रंथ है, वरना किसको पता था। 39 नंबर प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यजुर्वेद है, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हर एक वेद का ब्राह्मण है। हमने ब्राह्मण देखा, ब्राह्मण क्या है, जो समझने में आसानी हो। तो शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है, सामवेद के 2 ब्राह्मण है, टांड्य और जैमिनी है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, कौस्तकीय ब्राह्मण। ये व्यक्ति नहीं है, ग्रंथ है। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, कौस्तकीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद तांड्य जैमिनी और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। ये पूछा जा सकता है। एक तरफ वेद होंगे, दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण होंगे। तो ऋग्वेद का ऐतरेय होता है, ये याद रखो, ये बहुत पूछा गया है। यजुर्वेद का शतपथ बहुत पूछा गया है, तैत्तिरीय भी पूछा गया है, ठीक है। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री। सावित्री मतलब सूर्य। ऋग्वेद के 3रे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। यह आकाश का देवता है और सूर्य हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक दुनिया रहेगी, क्योंकि एनर्जी वहीं से आती है। और चमकते हुआ सूर्य यानी एनर्जी देता हुआ सूर्य को सविता बोलते हैं, उसीलिए गायत्री मंत्र है, क्योंकि वह महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जो भी महत्वपूर्ण है वह सब हमारे देवता है। सूर्य, पानी, अग्नि, हवा, वह है सनातन धर्म। 41 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? पुराण की बात हो रही तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण, ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। 18 पुराण है। शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया। इनमें 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, मार्कंडेय, भागवत पुराण सबसे प्रमुख है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय, भागवत पुराण। तो भागवत पुराण ही वह पुराण है जिसका वाचन कथा पर बैठ, कथा जो होती है ना बड़े बड़े पंडाल लगाकर, वहां भागवत पुराण ही होती है। भागवत कथा सुनने जा रहे हैं, आपने सुना होगा, तो वही भागवत पुराण है। 42 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, योग वेद, शस्त्र शास्त्र। तो योग वेद नहीं है। उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। पहले वेद आए, उसके बाद सब हुआ। उपवेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, पुराण, ये सब उसके बाद आए, ठीक है। तो 4 उपवेदों की संख्या है, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद, ठीक है। जबकि योग वेद उपवेद नहीं है, ठीक है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, सबके एक एक उपवेद हैं। धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का। आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का। गंधर्व किसका है? सामवेद का। शिल्प वेद किसका है? अथर्ववेद का, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। जो नहीं है आपके नोट्स में उनको लिख लीजिए। महाजनपद काल पे चलते हैं। टॉपिक नहीं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन पर डे और 10 दिन में ये खत्म कर लेंगे पूरी हिस्ट्री का रिवीजन। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? और ये लेखपाल में भी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। लेखपाल में भी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है महाजनपद काल से। तो सूरसेन, मथुरा, सेम क्वेश्चन था शायद। आई थिंक यही क्वेश्चन था, मथुरा वाला ही यही क्वेश्चन था शायद, अगर मैं सही हूँ।
सूरसेन मथुरा, वज्र वैशाली, वा से याद रखो, अंग चंपा, चंपा के फूल का साबुन लगाओगे तो अंग अंग महक जाएगा। वा से वज्जी, वा से वैशाली। और काशी तो आपको याद ही है, काशी वाराणसी। लिंक याद रखो, कुछ ना कुछ ट्रिक बनाओ, रटोगे कब तक। 6 से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो मगध के अलावा किसी का नाम आ सकता है क्या? दिए गए विकल्पों में 6वीं से 14वीं शताब्दी तक मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है। दक्षिण बिहार क्षेत्र था। आधुनिक पटना, गया जिला इसमें शामिल है। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह हुई है। इसके बाद पाटलिपुत्र भी हुई है। 5 पहाड़ियों से ये घिरी हुई थी। याद रखिएगा, ये सब आपने पढ़ा होगा। 45 नंबर प्रश्न, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो महात्मा बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ये इंपॉर्टेंट है। जीवक याद रखिएगा, जीवक नाम था उनका और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिंबिसार हर्नेक वंश का संस्थापक था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजात शत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्नेक वंश का राजा था, तो बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु नाम सुना होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, जैन एवं बौद्ध धर्म आदि पुराण किस तीर्थंकर के संत चरित संग्रह हैं? महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ? तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ? ऋषभदेव महाराज को ही आदिनाथ कहा जाता है। इनके संत चरित संग्रह को आदि पुराण, आदिनाथ आदि पुराण। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सांड है। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं और हर तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4-5 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, वह हम अभी कर लेंगे। 47 नंबर प्रश्न, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अभी देखकर आए, ऋषभनाथ या आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ। 48 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की? तो वह 80 वर्ष की आयु थी और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त होती है। अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त कर सिद्ध बने? पावापुरी, पुरुषपुरा, राजगृह या कपिलवस्तु? तो पावापुरी आपने सुना होगा, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु निर्वाण बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। इनके प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। मोक्ष पावापुरी। 50 नंबर क्वेश्चन, 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो अभी हम 2-4 प्रतीक पढ़ लेते हैं और यही इंपॉर्टेंट ज्यादा है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर सर्प है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर सिंह है। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर शंख है और ऋषभदेव पहले तीर्थंकर सांड है। तो ये प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप। 51 नंबर प्रश्न, त्रिपिटक किस भाग में बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षाएं हैं? त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? दीपवंश, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आज के लिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम 10 दिन में 50-50 करके 500 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप कहोगे तो जियोग्राफी पॉलिटी भी शुरू कर लेंगे। यूपी स्पेशल हो चुका है, कंप्यूटर हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।